बुखार उतारने के लिए कोई औषधि मत लीजिए। एक गिलास गर्म पानी पीजिए और चादर ओढ़ के लेटिए, 15 मिनट का बुखार उतर जाए। शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी। हाँ जी। आपको पता चला वो हल्दी की रस्म क्यों होती है? जहाँ भारत की स्त्रियों की जब बात करें तो हमारे यहाँ की महिलाएं विश्व में सबसे सुंदर होती है। अमचूर बंद कर दीजिए, इमली बंद कर दीजिए, आंवला प्रयोग करिए, दाग धब्बे पिंपल स्किन की आदि समस्या खत्म हो जाए। और मोटापा बहुत बड़ी चीज है। लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करके वजन घटाते हैं। इतने दिन तक भूखे रहोगे, जब खाना शुरू करोगे उससे ये डबल आपका वेट बढ़ गया। नमस्ते। आज श्यामा सूत्रा के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी, जो कि करीबन 34 साल से नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला की को फाउंडर हैं। और जो इनकी एक्सपर्टीज़ है वो इनकी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एक्चुअल में दिल से नेचुरोपैथी को इन्होंने अडॉप्ट किया, मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है इसमें, लेकिन जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो रहे हैं नेचुरोपैथी के या आयुर्वेदा के, उनके साथ इन्होंने काम करके या जो एक्चुअल में इंटरेस्ट था उससे जो इनको ज्ञान मिला और जो विजडम इन्होंने गेन की उसको यूज़ करके बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स से बनाते हैं और लोगों को कंसल्टेशन देते हैं। तो डॉक्टर थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पर आज। तो मैं आपसे, मतलब दिल्ली का पोल्यूशन वैसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद, ने हम बोलने का मौका दिया, मुझे से यहाँ बोला करके। और जहाँ तक दिल्ली के पोल्यूशन की बात है, 2-3 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। जैसे ठंड लग रही है तो टेम्परेचर को दोष देने से फायदा नहीं है, हम अपनी रजाई मजबूत करें। तो अगर रजाई हमारी मजबूत है तो ठंड का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। पोल्यूशन की वजह से हमें लंग्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हम अगर उसको लंग्स को ठीक रखें, लंग्स को मजबूत रखें, तो पोल्यूशन का कुछ असर होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पर्यावरण को खराब करिए, पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपने लंग्स को कमज़ोर करके पर्यावरण को दोष दें, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। और लंग्स को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ कितनी औषधियाँ हैं, आप वहाँ से चर्चा कर सकती हैं। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे मसाले के जो कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने, सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ किसी वर्कर से मिलिए तो उनको सैलरी के साथ में गुड़ दिया जाता है। और मैं श्वसन संस्थान के लिए मैं कहता हूँ गुड़ से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो 10 ग्राम गुड़ और 1 ग्राम हल्दी दोनों को मिला करके रोज रात में चूसिए, खाना में ही चूसना। तो हल्दी जो घरों में यूज होती है दाल में सब्जी में, वही इससे हम हल्दी, वो तो पिसी हुई हल्दी पिसी हुई है। अच्छा। 1 ग्राम पिसी हुई हल्दी और 10 ग्राम गुड़, उसकी गोली बना ली, गोली बना के और शाम को चूस ले खाना खाने के बाद। तो दिन भर जो बूंद धुआं आपके अंदर लंग्स के गया, हाँ, वो सब निकल गया। लेकिन किसी को हो सकता है गुड़ का टेस्ट पसंद ना हो और किसी का भरोसा न हो कि एकदम हल्दी क्या करो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप कंटकारी जानती हो, कंटकारी, वेदनी, या फिर कनी कनी, गटकटैया, बनकंता, उसके फल बैगन की तरह ही होते हैं। पत्ते भी बैगन की तरह से होते हैं, उसमें कांटे होते हैं। अच्छा, ठीक। तो जो 10 साल 15 साल 20 साल से अस्थमा से परेशान है, उसको आपको भाप देना शुरू करिए सुबह शाम, 90 दिन कर दीजिए, अस्थमा से मुक्त हो। हाँ, वो उस हर्ब को डालो, कंटकारी आपकी कंटकारी। तो ये सर फ्रेश मिलेगी, ड्राई भी आप करेगी, मतलब वहाँ से ये वो ड्राई हो फ्रेश हो कैसी मतलब? तो ये आदि अमेज़न वगैरह से मिल जाएगी। अमेज़न देखिए वो एक प्लेटफार्म है, उस पर जो सेल करने वाले हैं वो कितने ईमानदार है मुझे पता नहीं।
तो सर ऐसे ही प्लेटफॉर्म में से कहीं क्या हाँ, तो अब इसके दुकानदार हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो ये तिलक मार्केट के पास में कौन सा वो जड़ी बूटियों का, हाँ ये सर, हाँ बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी- मसाले की। और हाँ वही सदर भी सदर से थोड़ा सा आगे है। आगे है। ठीक, तो वहाँ पे मिल जाएगी सभी तरीके से। तो सर अब अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपका इसमें इतना इंटरेस्ट आया? पहले आप जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर आपका अंदर से कोई परिवार भी आपका नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में नहीं था, आपको खुद को बड़े अंदर से ये कैसे हो आया और कैसे आपने ये जर्नी शुरू की? जब मैं तो 9th में पढ़ा रहा था, 9th क्लास में, यानी कि 77 में, तब मेरी मुलाकात एक वैद्य जी से। तो कहाँ पे सर ये प्रयागराज में एक जगह है कोडार घाट, वो मेरा पुराना गांव हुआ करता है। उनसे मुलाकात हुई, मैं कुछ भी नहीं जानता था। वो जबरदस्ती शाम को बैठा के कुछ न कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताते थे, और वो कुछ मरीजों को भी देते थे। क्यों? तो वो मरीज जब ठीक होके आते थे तो मुझे बड़ा मजा आता। बाद में मैं आदमी पढ़ता चला कि उनके साथ थी। अच्छा, पर घर वालों की इच्छा कुछ और। धीरे धीरे मैं डिप्लोमा करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, जॉब में आ गया, रेलवे में आ गया, पर मन नहीं लगा। वो छोड़ के फिर घर आया, फिर आयुर्वेद के बारे में मैं काम करने लगा, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगा। अच्छा, मुझे लगा कि कुछ और जानना चाहिए। दो कई छोड़ दिए, दूसरी मेरी 4 साल मैंने दूसरी जगह दिया, यूके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अच्छा, वहाँ पर मैं जूनियर इंजीनियर था, वो भी समझ में है। मैं पुराने वैद्यों के पीछे पड़ गया, कुछ नया करना है। ट्रेडिशनल जो चिकित्सा थे, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और करना चाहिए। फिर उनसे ज्ञान इकट्ठा करता गया। लोग ठीक होने लगे तो मैं तराजू लेके कैलकुलेशन, हमारा कैलकुलेशन कैसा, कैसा? आपने एक मोबाइल फोन लिया, और मोबाइल फोन लेकर के उसको आपने पेमेंट कर दिया, आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। मैं उसको पैसा दिया और आपने उससे मोबाइल कर तो हिसाब बनाता। लेकिन ये चीज किसी टीचर के साथ या किसी वैद्य के साथ में नहीं। वैद्य को आपने पैसा दिया, उससे दबा लिया, आपको स्वास्थ्य लाभ हो, अब आप जीवन भर उस वैद्य को याद रखें। तो ये जो सम्मान है, मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, और फिर पूरी तरह से मैं आयुर्वेद का ही होके रह गया। सर, आपने कुछ किताबें पढ़ाई जो वैद्य जी आपने बताया, जिन वैद्य जी के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई, तो उन्होंने क्या आपको कोई किताबें पढ़ने के लिए दी, कि उन्होंने सिर्फ आपको जैसे पहले जब गुरु अपनी शिष्य को जबान से ही चीजें बताते थे, क्या वो उस तरीके की शिक्षा हुई कि किताबें? ग्रंथ तो उपलब्ध है, हाँ, ग्रंथ तो उपलब्ध है और सबको उपलब्ध है, क्योंकि ये तो कई सदी पहले प्रिंटिंग प्रेस आ गया। तो उन्होंने बताई आपको कि ये किताबें पढ़ लीजिए, और फिर नहीं, ग्रंथ तो मैं उसी समय से पढ़ना शुरू किया, 77 से। अच्छा, लेकिन ग्रंथ पढ़ के कुछ नहीं होता है जब तक कि कोई गाइड करने वाला ना हो। आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, मेरे सारे फार्मूले मिलते हैं, तो केवल फार्मूला पढ़ करके कुछ दवाइयाँ बना लेना कि आयुर्वेद नहीं है। अभी भी जब मैं चर्चा करता हूँ कफ, वातो, पित्त, तो हमारे यहाँ एक भाषा हो रही है अंग्रेजी, इंग्लिश आ गई। तो जब मैं कफ की बात करता हूँ, को लोग कहते मुझे तो खांसी नहीं, यानी कि खांसी को ही लोग कफ समझने लगे, जबकि आयुर्वेद का सिद्धांत अलग है। हमारे यहाँ 3 ही बीमारी होती है, कफ, वात, पित्त।
अब इसे लेमन की भाषा में आप समझे। देखिए आयुर्वेदाचार्य की भाषा में अगर मैं समझाऊंगा तो शायद दर्शकों को वो चीज़ समझ ना आए। और कोई जरूरी नहीं कि हमारे हर दर्शक वैद्य हों, सामान्य भी हो सकते हैं। वैद्यों को तो सब आता है। और ये पॉडकास्ट मैं निवेदन करूंगा कि अगर उसमें कुछ सिद्धांतों में गड़बड़ रह गया है तो वैद्य मुझे बता के करेक्ट करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है जन सामान्य के लिए है कि कफ मतलब मॉइस्चर, यानी जल तत्व बढ़ा हुआ है तो कफ बढ़ा हुआ है। अगर जल तत्व कम हो गया है, यानी मॉइस्चर कम हो गया है, तो कफ कम हो गया है। और तीनों समझिए, वात यानी हवा, तो हवा भी हमें चाहिए और संतुलित मात्रा में चाहिए। और पित्त मतलब गर्मी, ठीक है। पित्त लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे किसी को खुजली हो रही है तो हम कहते हैं पित्त बढ़ा हुआ है, लेकिन व्यक्ति बोलता मेरे गले में तो जलन नहीं हो गई, क्योंकि पित्त को वो एज इट इज ट्रांसलेट करके देखते हैं एसिडिटी। बट पित्त एक्चुअल में अग्नि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है, ज्यादा पित्त है, पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ तो उससे होने वाले बहुत सारे लोग। तो सर ये जैसे पित्त कफ और वात अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस्ड हैं तो सिर्फ खाने की चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं कि हमें कोई औषधि भी चाहिए? मैं हूँ नेचुरोपैथ। आप एक चीज समझिए, जो भी आंख से दिखता है वो सब औषधि है। ऐसी कोई वनस्पति परमात्मा ने संसार में नहीं भेजी जिसमें औषधीय गुण ना हो। अब वैद्य का काम क्या है कि किसी विशेष औषधि को लेकर के उसकी मात्रा का निर्धारण करना, अनुपान का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। तो समय, अनुपान, मात्रा, इन तीन चीजों का ध्यान रखते हुए जो भी हमें औषधि दिख रही है, वनस्पति दिख रही है, वनस्पति जो छोड़िए, जमीन के अंदर जो दबी हुई चीजें हैं वो भी औषधि हैं। जो भी विश्व में आंख से दिख रहा है सब की सब औषधि। तो मतलब जो मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि आजकल जो हम ये रील्स देख के और इंस्टाग्राम पर देख के हम बहुत सारी सेल्फी मेडिकेशन की, किसी ने अश्वगंधा बोला है तो हम अश्वगंधा ले रहे हैं, लेकिन अनुपात उसका और क्या टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये सब चीजों के लिए आपको वैद्य से कंसल्टेशन मस्ट है। ये सब चीजों की निश्चित रूप से वैद्य से सलाह लेके ही वो करना। सेल्फ मेडिकेशन के मैं खिलाफ है। और जिसमें कि ये मतलब कि हमारे आसपास की नेचुरल चीजें भी आती है ना। तो ये मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम अपने आप से सेल्फ एटलीस्ट जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका मेडिकेशन हम शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नेचुरल है तो वो नुकसान नहीं करेगा। वैद्य लोग तो जो तीक्ष्ण विष है उसको भी शोधित करके औषधि के रूप में ले ले। तीक्ष्ण विष ये क्या होता है सर? जो बहुत तेज जहर है, पॉइजन है। अच्छा। अब आप समझिए हमारे आयुर्वेद में क्या है, पारा, मरकरी। लोग मरकरी के नाम से घबराते हैं। कच्चा पारा पूरे शरीर में जख्म पैदा कर सकता है। पारा अगर हमारे मुंह पे द्वारा अंदर गया तो मृत्यु हो सकती है। लेकिन बहुत सारी औषधियां हैं जहां पारा अति आवश्यक है, बगैर उसके तो काम ही नहीं हो सकता। मरकरी बहुत जरूरी है। तो वो कैसा, शोधन करने के बाद विष को अमृत बनाने की जो कला है इसी का नाम है आयुर्वेद। शोधित करके विष को अमृत बनाने की कला का नाम क्या है, आयुर्वेद। ब्यूटीफुल सर, राइट, ब्यूटीफुल। सो जैसे मैं वेलनेस एक्सपर्ट हूँ बड़े सालों से, मतलब करीबन 30 साल से, और हम लोगों ने एलोपैथी बेस्ड जो मॉडर्न साइंसेज हैं उनकी बेसिस पर ही हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। स्किन के लिए आते हैं लोग हमारे पास, क्या प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। तो क्या वेलनेस से रिलेटेड चीज़ें जिनमें कि अभी हम आजकल थोड़ी मशीन बेस या ऐसी चीज़ें देते हैं, कि आयुर्वेदा में भी इस तरह के कोई सॉल्यूशंस हैं, और क्या वो उतनी जल्दी
रिजल्ट दे सकते हैं जितना कि हम भी कॉस्मेटिक बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाते हैं या लेते हैं उसके जैसा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप तो महिला होकर के और साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रही है। हमारा जो ट्रेडिशन है वो साइंस ही है। मैं एक बार कार्यक्रम में गया था, कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई थी। मैंने एक महिला से पूछा कि आप लौकी की सब्जी बनाती हैं तो उसमें तड़का किससे लगाती हैं? तो उसने कहा जीरे, जीरा डाल कर। तो मैंने कहा जब कद्दू की सब्जी बनाती है तो उसने कहा कि हम उसमें मेथी डालते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते? सब्जी तो सब्जी, और एक में जीरा और एक में मेथी क्यों? मैंने, मेरी माँ ने सिखाया। तो मैंने कहा माँ से अगर ये क्वेश्चन कर ले कि क्यों सब मुझे दोस्त नहीं कहा तो आपको पूरी हक्कन हो जाती। क्योंकि उसमें जैसे वात कुपित होता है कद्दू खाने से, तो वो वात कुपित ना हो इसलिए मेथी डाल। लौकी शीतल है, उसकी शीतलता और भी बढ़ जाए इसलिए जीरा डाल दे। तो जीरा डालने से शीतलता और बढ़ जाती। शीतल जीरे का गुण है, मेथी गरम है। अच्छा, वो वात का शमन कर। और कद्दू वात को बढ़ाती है। तो अगर वात को बढ़ाती है तो हमें जरूरत है वात को शमन करने की, कम करने की। और जो लौकी है वो शीतल है, उसका गुण, तो हमें जरूरत है उसकी शीतलता बढ़ाने की, कि टेस्ट भी बना रहे और उसकी शीतलता में कोई कमी ना आए, ये ध्यान रहता है। तो जैसा इसमें किसी के हम इंटरनल उससे ठीक हो गए। अब आपने प्रश्न किया ब्यूटी, तो हेल्थ का ही एक पार्ट है ब्यूटी, सौंदर्य। कि वो हड्डियां मजबूत हैं और बाकी चीजें ठीक नहीं है, स्किन गड़बड़, तो हम स्वस्थ नहीं है। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? शरीर, मन, आत्मा। अगर ये तीनों ठीक काम कर पाएंगे, शरीर ठीक है, मन ठीक है, आत्मा ठीक है, तब तो हम स्वस्थ बोल सकते हैं। शरीर ठीक है लेकिन मन विचलित है, बुद्धि धीमी हो गई है, जिसको हम आजकल मेंटल प्रॉब्लम बोलते, तो नहीं हो सकता है। वैसे ही इसमें ब्यूटी में जो हमारा पूरा सेगमेंट है, जो ब्यूटी एंड वेलनेस के जो आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। केवल ऐसा नहीं कि चेहरे पर चमक आ गई तो वो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप जहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आप किचन से चालू हो जाए। कई बार लोग पिगमेंटेशन के लिए मुझसे पूछते हैं क्या करें, तो मैं कहता हूँ दूध और हल्दी प्रयोग करिए रोज। 1 महीने बाद जब आपके साथ वाले लोग टोकने लगे कि आप कौन सा प्रयोग कर रहे हो प्रोडक्ट, तो समझिए वो प्रोडक्ट अच्छा है। दूध और हल्दी पानी में, वो दूध और हल्दी घोलिए, चेहरे पर लगाइए 5 मिनट, कच्चा हो पका हो, उससे कुछ फर्क नहीं है। अब यही चीज जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखेंगे तो कई प्रोडक्ट आपको क्रीम मिलेगी जिसमें लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया है। तो लैक्टिक एसिड तो दूध में है और हम रॉ फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो सर वही मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये, अब जैसे कि हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं आयुर्वेदा को और हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके के ट्रीटमेंट्स ही लोगों को बताएं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई एकदम से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फेस पे झुर्रियाँ बढ़ गई हैं तो हाँ उसके लिए बोटॉक्स है कि भी आपको 2 घंटे में आपने बोटॉक्स आज कराया, 10 दिन में आपकी वो लाइनें जो है वो चली जाती हैं। तो क्या आयुर्वेदा में इस तरीके की कोई चीज नहीं, वो आपने एक बार ट्रीटमेंट किया, लाइनें चली गई। हाँ जी,
कितने दिन के? वो 6 महीने बाद दोबारा से आ जाएगा। आएगी। मैं ये कहता हूँ कि आप कफ वात पित्त को संतुलित कर लीजिए, तो हो सकता है जीवन भर वो लाइनें वापस ना आए। कायाकल्प की जितनी चर्चा आयुर्वेद में हुई है, ये किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं हुई। अगर आप कुछ मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं उस पर ट्रीटमेंट दे रही हैं अपने क्लाइंट को, तो मैं एक छोटी सी चीज उसमें जोड़ देता हूँ। ये लाइन आप करें 6 महीने वापस आती है, हो सकता है 6 साल में वापस आ। उसके लिए त्रिफला खिलाना शुरू करें। अच्छा सर, रात को त्रिफला खाएं। हाँ, तो त्रिफला वैसे ऐसे क्या करता है? त्रिफला मैंने मतलब त्रिफला में 3 प्रकार के फल है, ठीक है, और ये त्रिदोष शामक है। कफ वात पित्त को संतुलित करने वाली सबसे सस्ती दवा है त्रिफला। त्रिफला के बारे में लोग ऐसा समझते हैं कि ये लग्जेटिव है, लेक्सेटिव है। हाँ जी सर, मेरा मानना ये नहीं है। अगर लग्जेटिव के लिए हम लेना चाहते हैं कुछ, तो केवल हरड़ ले लें, उससे ही काम हो जाएगा। फिर बहेड़ा क्यों डाला? हाँ जी। आंवला क्यों डाला? अगर हरड़ से काम हो रहा है तो ये त्रिदोष शामक है। तीनों दोषों का सोल्यूशन। त्रिदोष शामक है कि तीनों दोषों का शामक, पित्त, कफ और वात को अगर इम्बैलेंस है और अगर हम त्रिफला लेते हैं तो समन हो जाएगा। तो वो जो लाइनें उभर रही थी जिससे हमारी एज दिखती थी, हाँ जी, वो दब जाएगी। इसी को त्रिफला सबसे सस्ता कायाकल्प का उपाय है। त्रिफला 12 महीने प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब ये भी होता है कि नहीं आप बहुत ज्यादा मत लीजिए, आदत पड़ जाएगी आपको, तो इससे कोई नहीं। अगर आप वाग्भट संहिता देखें तो वाग्भट संहिता में उसका अनुपात बताया गया है। हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग। ये तो हो गया उसका अनुपात। अब अरे ये अनुपान पर, हाँ जी, तो लोग तो सर्दी गर्मी बरसात जैसा बोलते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतुएं होती है। हाँ जी, और 6 ऋतुओं में त्रिफला खाने का अनुपान अलग अलग है। अच्छा, उससे उसका गुण बदल जाता है। कभी हम सोंठ के साथ लेते हैं, कभी सेंधा नमक के साथ में लेते हैं, कभी गुड़ के साथ में लेते हैं, कभी गर्म पानी के साथ में लेते हैं। और त्रिफला ही एक ऐसी औषधि है जिसको दूध के साथ में लिया जा सकता है। तो ये तो मुझे आज से पहली बार ही पता चल रहा है कि मेरे को तो जो मालूम था कि पानी के साथ ही लेना होता है त्रिफला को, तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अगर उसका अनुपान बदल करके मौसम के हिसाब से त्रिफला लेना शुरू करें, तो मैं दावा करता हूँ कि 20 साल बाद जैसा आप आज दिख रहे हैं ना, 20 साल बाद भी ऐसा ही दिखेंगे। तो सर जरा जल्दी से बताइए कि सर्दियों में हमें कैसे लेना चाहिए। उसके लिए मेरे चैनल पर, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी का। हाँ जी। तो उस पर मैंने हरड़ के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया है और त्रिफला के बारे में भी चर्चा किया। तो उसमें एक वीडियो है कब्ज से कायाकल्प तक। तो सिर्फ त्रिफला कब्ज के लिए नहीं है, लेकिन कायाकल्प के लिए, कब्ज से कायाकल्प तक नाना प्रकार की बीमारियों का एक। अब ये समझिए, जब मैं चिकित्सा में आया तो वो वैद्य क्या करता है कि हम ये भी प्रयोग कर लें, ये भी प्रयोग कर लें, ये भी प्रयोग कर लें। शुरुआत में मेरी आदत भी वैसी थी, संतोष में ही होता था। फिर मैंने धीरे धीरे दवाइयों को किनारे करना, जिसको औषधि बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, उसको किनारे, जो आयुर्वेदिक औषधि बेसिकली को भी आपने साइड। मैं ये सोचने लगा कि अगर 4 औषधियों की जगह 3 दिया जाए तो मरीज कितने दिन में ठीक होगा। 3 की जगह 2 औषधि दी जाए तो मरीज कितनी जल्दी ठीक होगा। और अगर ये भी ना दी जाए, एक ही औषधि पर मरीज को ठीक करना है, तो मैं क्या करूं। और वो भी ना देना हो, खान पान में परिवर्तन करना हो और मरीज को ठीक करना है, तो क्या करूं। यहाँ तो मैं कुछ चीजों को आज भी पकड़ के चलता हूँ, जैसे गिलोय जिसका नाम है अमृता, वो मेरे पास हो और केवल त्रिफला हो, तो जितनी भी बीमारियां लगभग
80-90% बीमारी के वो 2 औषधियों से ठीक हो very अब एक चीज समझिए, मैं मेरे पास कुछ लोग आए कि दर्द रहता है, तो मैंने कहा आपको डायबिटीज तो नहीं? बोले डायबिटीज मेरी नॉर्मल चलती है। तो मैंने कहा जब नॉर्मल चलती है तो आपको कोई बीमारी नहीं, अपने डॉक्टर से मिलिए। नहीं, बदन में दर्द बहुत रहता है। तो मैंने कहा घर में खाना बनाते हैं कि बाहर से आता है? कि नहीं, घर में ही बनता है। तुमने कहा आपके किचन में मेथी होगी, 1 चम्मच मेथी लेना शुरू करिए, 1 महीने बाद मिलिए। तो मेथी सुबह खाली पेट नाश्ते के बाद में जैसा भी रहे, मेथी लेना शुरू किया। वो बोलते हैं कि अब तो दर्द हो रहा है। 1 चम्मच मेथी, हाँ, 3 से 5 ग्राम। 3 से 5 ग्राम। डायबिटीज वाले जो भी लोग हैं, डायबिटीज छोड़ दीजिए, अगर बॉडी में पेन है, बॉडी में पेन है तो तो ये सबसे अच्छी दवा। हाँ। कई बार लोग फीवर के लिए परेशान होते हैं, मैं कहता हूँ कुछ मत करिए। अगर आपके यहाँ किचन है तो चूल्हा भी होगा। बुखार उतारने के लिए कोई औषधि मत लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी पीजिए और चद्दर ओढ़ के लेटिए, 15 मिनट पर बुखार उतर जाए। औषधि की जरूरत है तब लीजिए, लेकिन किसी कारण से भीग गए हैं, थक गए हैं और उसके लिए हम औषधि ले रहे हैं, गर्म पानी है उससे ठीक हो सकता है। तो वेलनेस में भी आयुर्वेद उतना ही कारगर है, ब्यूटी में भी उतना ही कारगर है। अब एक ट्रेडिशन हम अपने यहाँ की बताते हैं, हम भारत में है, और शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी। हाँ जी। आपको पता चला वो हल्दी की रस्म क्यों होती है? अच्छा, आज तो हम लोगों से मिल लेते हैं, वो रेस्टोरेंट में लड़का लड़की आपस में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं कि आपस में बात हो जाए। एक जमाना था जब नाई और पंडित शादी करवा दिया करते। मेरे पेरेंट्स की ऐसे ही हुई थी, मतलब उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा भी जानते, पंडित जी कराते थे रिश्ता, पंडित जी। फैमिलीज भी नहीं जाती थी, पंडित ही कराते थे या नाई कराते थे। हाँ। तो उस समय लड़का कहीं और का है और लड़की कहीं और की है, किसी और गांव की और जिले की, दोनों को एक साथ कराना है। तो स्किन डिसीज अगर कुछ है तो एक को है तो दूसरे को भी उसका असर आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 दिन तक लड़के को भी हल्दी में डुबा के रखते, डुबा के मतलब हल्दी घोल के पूरे शरीर पर लेप कर देते हैं, और लड़की को भी हल्दी लगाते हैं पूरे शरीर में। ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, लेकिन इसके पीछे एक मेडिकल, हाँ, तो 2 दिन में स्किन की जो भी समस्या है या जो भी एक दूसरे से इन्फेक्टेड होने की समस्या है, कि इन्फेक्शन हो सकता है, कोई चर्म रोग लग सकता है, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। शादी के बाद में एक दूसरे की जो स्किन की समस्या है एक दूसरे को असर नहीं कर पाओ। मतलब दिस इज, ये रिवाज है, रस्म है, हमारे यहाँ आज भी निभाई जा रही है, कभी हमने सोचने की कोशिश नहीं। इतनी गहराई से एक जो रीति रिवाज हमारा था, उसके पीछे इतना गहरा रीजन है, ये हमें नहीं पता। बहुत कुछ। अब समझिए कि एक टाइम में अगर हम पद्मावती की बात करें, जो है दूध से नहाती थी, तो वो कितनी सुंदर थी। यहाँ भारत की स्त्रियों की जब बात करें, मैं किसी दूसरे देश की स्त्रियों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ खराब लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ की महिलाएं विश्व में सबसे सुंदर होती थी। उसका कारण क्या था? आयुर्वेद। अच्छा, आज के समय में एक चीज और बताता हूँ, कि बहुत लोग विग के लिए बालों का व्यापार करते हैं। अच्छा। इंडियन हेयर सबसे महंगे बिकते हैं आज के समय में। आप इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा है उनका बालों का जो है, तो जैसे तिरुपति जी में लोग बाल दान लंबे लंबे बाल, तमाम से मंदिर है,
वहाँ पर लोग दान करते हैं, या फिर किसी और कारण से शौक बस लोगों के बड़े बड़े बाल हैं तो वो कटवा करके वो तो अपने शौक में कटवाए, पर नाई क्या करेगा, नाई का तो व्यापार हो गया एक दूसरा, वो भले ना करे, और वो व्यापार नहीं करना चाहता तो जो बालों के व्यापारी हैं वो घूमते रहते हैं, वहां से छांट करके ले जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ केमिकल ट्रीटमेंट कम होते हैं, कुछ दूसरे देशों के अपेक्षा बहुत कम होता है, एक चीज। दूसरा, हमारे यहाँ का खान पान जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी जगहों पर क्या है कि लोग प्रोटीन अलग से लेते हैं, हमारे यहाँ जो खान पान है बताने की जरूरत नहीं, वो प्रोटीन ही है। तो सर हेयर फॉल के लिए बताइए, आप बालों की बात करें, जब हम हेयर आज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि जब मुझे लोगों को बोलना पड़ता है कि इसका कोई ऐसा मेन सोल्यूशन नहीं है, मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या झड़ गए हैं तो इसका बहुत ज़्यादा कोई कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब जैसे मेट्रोक्सिल वगैरह डॉक्टर्स बता देते हैं लगाने के लिए, उससे वो 1-2 महीना बाल थोड़े से ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो हेयर फॉल शुरू होता है वो बहुत ही डिजास्टर्स एक तरीके से लोगों के लिए होता है। तो आयुर्वेदा में क्या हमें आयुर्वेदा में इतनी चीजें हैं। अभी कुछ लोगों ने प्याज का प्रयोग कर लिया, प्याज के बीज हैं कि बीज का प्रयोग किया, यहाँ तक कि प्याज के रस का प्रयोग किया। कुछ लोगों ने मेथी का प्रयोग कर लिया, कुछ लोगों ने कढ़ी पत्ते का प्रयोग कर लिया, कुछ लोगों ने भृंगराज का प्रयोग कर लिया। अब एक लंबी लिस्ट बनाएंगे तो सैकड़ों औषधियां ऐसी हैं जिसका प्रयोग बालों में होता है। मैंने अभी प्रारंभ में आपसे चर्चा किया कि जो पेड़ पौधे हैं वो वैद्यों से बात कर वो बता रहे हैं कि मेरा प्रयोग करिए, हम आपके काम में हैं। तो अच्छा वैद्य जो है उसकी कम्युनिकेशन पेड़ों से बहुत अच्छी होती है। वो अपने शेप के हिसाब से बता देते हैं, नाम से बता देते हैं। जैसे आपने बताया कि मोरिंगा अगर लंबा है तो अगर वो कहता है वैद्य को कि भाई मेरे को खाने से आपकी हाइट बढ़ी, ऐसा कुछ है। उसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में। अगर कोई शिकायत कर रहा है कि मेरे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो बाल बनते कैसे हैं? जो हम खाते हैं प्रोटीन, उसका एक हिस्सा है जो केरोटीन में कन्वर्ट होकर बाहर जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि दूध पियारी जो करे नीतू थी हर्रे खाए, और मोटी दातु जो करे तागर वैद न जाए। क्या मतलब हुआ सर इसका? खाने में जो दोपहर का खाना है जिसको हम लंच बोलते हैं उसको जेवन बोलते हैं हमारे यहाँ, और शाम के खाने को जिसको हम डिनर बोलते हैं उसको बियारी बोलते हैं। ये शब्द आपने अगर संतों के बीच में बैठे हों तो ये वो लोग बोलते रहते हैं कि सूरज डूबने के पहले बियारी कर लेना चाहिए, यानी डिनर को बियारी बोल बियारी। तो इस दोहे में ये है कि दूध बियारी जो करे, यानी कि शाम के डिनर में जो दूध ले और जो खाते हैं वो खाइए, लेकिन दूध अवश्य ही होना चाहिए। और नहीं तो उठे हर्रे खाए, हर्रे को हर्रे बोलते हैं देसी भाषा में। तो सवेरे उठ करके जो हर्रे खाए, हरड़ खाए। हरड़ को पानी में भिजते थे, मुझे याद पानी में भिगा करके बच्चों को तो पानी में या दूध में भिज करके देते थे। और जो बड़े लोग हैं उनसे कहते हैं कि आप भिगा के रख दीजिए, खा लीजिए, या पाउडर बना के रखिए। कितनी हरड़ लेनी चाहिए सर सुबह मॉर्निंग? 2 से 3 ग्राम। 2 से 3 ग्राम पानी में कर लेके खा लिया पेट। हाँ, तो सुबह हरड़ खाइए और मोटी दातून करिए। मंजन मोटी दातून नीम की पेस्ट ब्रश के बजाय नीम की है, या मौसम के हिसाब से। अच्छा, बहुत सारी दातून है कि किस मौसम में किसकी दातून करना चाहिए और उससे हमारे शरीर को क्या फायदा होगा, ये नीम। तो मैंने तो नीम की दातून ही सुना है सर, और किस? और बहुत सारी चीजें, नीम है, करंज है, बबूल है,
अच्छा, अपा मार्ग है। अभी ऋषि पंचमी पर वो अपा मार्ग के दातकुन श्रब लेती मंजन करती। अब एक समझिए कि अब आप मॉडर्न मेडिकल साइंस और ट्रेडिशन दोनों को एक साथ मुझसे बात कर रही हैं। अभी एक त्योहार बीता है कुछ दिन पहले, उसका नाम क्या था? दीपावली। दीपावली, हाँ, आपको यूपी में अगर देखें कहीं भी तो दीपावली के दिन एक सब्जी बनती है जिसका नाम है सूरन या जिमीकंद। सूरन का नाम सुना? दीपावली के दिन वो सब्जी बनती ही बनती है। अब ट्रेडिशन बन गया कि दीपावली के दिन सूरन की सब्जी बनेगी। पर इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? वर्ष में एक दिन सूरन की सब्जी खाने से पूरे वर्ष भर हमारे शरीर में यानी कि हड्डियों में फास्फोरस की कमी नहीं आएगी। अच्छा, एक दिन खाने से? एक दिन खाने से। जब कहीं मेरे पास ऐसी शिकायत आती कि उसको ये बीमारी हो गई कि हड्डियां मुलायम हो गई हैं, ऐसा दबा लो तो टूट जाती है, तो मैं कहता हूँ सूरन की सब्जी खिलाओ, ठीक हो। तो डेली खा सकते हैं सर? खा सकते हो, सब्जी है। भाई किसी को आलू पसंद है, किसी को परवल पसंद है, किसी को पालक पसंद है। तो जिमीकंद खाने से हड्डियों में वर्ष में एक दिन जिमीकंद खाने से फास्फोरस इतनी मात्रा में मिल जाता है कि साल भर हड्डियां मजबूत रखती हैं। अब ये ट्रेडिशन हमारा खान पान एक किचन से जुड़ा मामला है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थी। तो जब आप वेलनेस सेंटर चलाती है तो हर प्रकार की वेलनेस के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर कोई चेहरे को चमकाना चाहता है, कम सबसे सुंदर दिखे, तो चेहरे के ट्रीटमेंट के साथ में चेहरे पर जो भी दिक्कत आती है, मेरे पास आते हैं कि वो डार्क सर्कल का कुछ इलाज है क्या, पिंपल का इलाज है क्या, वो ब्लैक पैच जाने हो उसका इलाज है क्या। तो हमारी चिकित्सा जानते कहाँ से शुरू होती? त्रिफला से। तो त्रिफला खाने से? त्रिफला खाना और चेहरे पर लगाने के लिए नीम का तेल और कपूर मिला करके मैं लगवाता हूँ। अच्छा, तो उससे चमक आ जाती है नीम? वो सारे दाग खत्म हो जाएंगे, सारे दाग खत्म। नीम का और कपूर का जब अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे गुण उसके अंदर नहीं है। ये तो हो गया लोकल एरिया का ट्रीटमेंट, लेकिन लोकल एरिया का ट्रीटमेंट प्रभावी कैसे होगा? पेट का ट्रीटमेंट। पेट के ट्रीटमेंट के लिए हम कोई भी चीज अगर बताते हैं तो लोग डिग्री कोसते हैं। तो मैं कहता हूँ त्रिफला में ट्रेडिशन में रहा है, हमारे घरों में रहा है शुरू से, मतलब। और ये सब हो क्यों रहा है? पित्त प्रकोप दिल्ली में इतना बढ़ा क्यों सर? हमने आंवले का प्रयोग बंद कर दिया, हमने आम का या फिर अलग प्रकार की खटाई का प्रयोग किया। कभी हमारे यहाँ कोई चीज खट्टी करनी होती है, हम क्या डालते हैं? आमचूर, इमली। ठीक, साउथ का व्यक्ति इमली प्रयोग कर रहा है, मैं मना नहीं करता, लेकिन दिल्ली का व्यक्ति जहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर पहुँचता है वो, और जहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है, -1 डिग्री के आसपास 2 डिग्री तक पहुंचता है, यानी ठंड से ऐसा कांपता है। यहाँ हम इमली प्रयोग कर, यहाँ इमली होती भी नहीं, बहुत कम है। अगर 4 से 10 गाँव में देखें तो शायद एक आध इमली का पेड़ हो, बहुत आयत तो नहीं होता है। तो आंवला हमें इमली की जगह खट्टी तक अमचूर बंद कर दीजिए, इमली बंद कर दीजिए, आंवला प्रयोग करिए, स्किन की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। दाग धब्बे, पिंपल। सर वो कल आपने एक सीरम दिया था फेस पे लगाने के लिए, तो उसमें एकदम से वो मतलब 5 मिनट लगाने के बाद एकदम से फेस की थी शाइन। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि उसी सीरम में, आप अलग से बना के भी लगा सकती हैं। करीब वो 28 औषधियाँ हैं उसमें। तो आप कमल केसर आपने देखा? अच्छा, कमल के फूल में जो केसर होता है, कमल केसर है उसमें, फिर एक नाग केसर है उसमें, फिर केसर है। तो 3 तरीके के केसर। 3 तरीके का केसर। कमल का केसर। नाग केसर क्या होता है? नाग केसर एक बीज होता है। अच्छा, ओके। वो उसमें है।
तो नाग केसर, कमल केसर भी, उसका नाम नाग केसर इसलिए पड़ा कि छोटा सा बीज होता है, ऊपर केसर जैसा पखड़े निकली रहा, तो उसको नाग केसर बोलते हैं। तो एक 3 चीजें ये पड़ी, उसमें तीनों हल्दी पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो साधारण हल्दी है, आमर हल्दी, दारू हल्दी, ये तीनों चीजें पड़ी हुई है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें कई प्रकार की छाल है, जैसे पीपल की छाल, बरगद की छाल, पाकक की छाल, कूलर की छाल। उसमें चंदन है, सफेद चंदन भी है, लाल चंदन भी है। एक और खास औषधि है जिसका नाम है मुलेठी, ज्येष्ठी मध, वो उसमें पड़ी हुई है। वो लिस्ट लंबी है। तो इसकी कॉम्बिनेशन जो आपने जो सीरम बनाया ये उससे बहुत ही अच्छी, तो उसका तो गर्मी के साथ हम लोग कैपिकल पील यूज करते हैं यहाँ पे, ग्लाइकोलिक पील और इस तरीके की, लेकिन जो चमक को सीरम को लगाने के बाद थी वो पील के सेशंस के बाद भी नहीं आती है। नहीं, वो अपनी जगह, दोनों अपनी जगह सही है। किसी भी सिस्टम को या किसी भी दवा को खराब करना मेरा काम नहीं है। मैं तो वहां काम कर रहा हूँ जिसको कुछ चाहिए, अलग, नेचुरल, अच्छा, बहुत अच्छा, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब कभी भी हल्दी इतनी साधारण सी चीज है, हल्दी का प्रयोग करिए। हाँ, आपको जैसे फेस तो छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी में अक्सर इचिंग की शिकायत लोग करते हैं। कभी वैक्सीन के बाद, कभी वैक्सीन के पहले, ये भी शिकायत होती है। या कभी नॉर्मल वे में मौसम के ड्राइनेस हो जाती है, हाँ, फ्लेकी स्किन हो जाती है। आप कुछ मत करिए। आमार हल्दी, साधारण हल्दी, दारू हल्दी। हल्दी भी कई तरीके की होती है, 5 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की इजिली अवेलेबल है। तो इन तीनों का पाउडर ले लीजिए, और जो तेल आप अच्छा समझते हैं उसमें मिक्स करके, नारियल का, तिल का और सरसों का, या जिसको जो समझ में आवे, हमारा उससे कुछ नहीं है। नहीं कुछ समझ में आवे तो दूध में एक बार उसके बदन में लगा लीजिए, 15 मिनट बाद उसको गर्म पानी से धो दीजिए। फिर जो भी ट्रीटमेंट करते बने करिए, मतलब वो वैसा ग्लो पूरी बॉडी में देने कुछ नहीं। इससे बढ़िया तो कुछ उपाय नहीं। इसमें ग्लो भी आएगा और स्किन रिपेयर होगी। तो वो जो मैंने सीरम आपको दिया था, वो केवल ग्लो के लिए नहीं है, स्किन रिपेयर करने के लिए। अगर हम रिपीटेडली उसको यूज करेंगे तो रोज प्रयोग, उसके 2 प्रयोग हैं। एक तो ये है कि आप रोज रात में लगा के सो जाइए। एक चेहरे के लिए 4 ड्रॉप बहुत होता है, रोज लगा के सो जाइए। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद अगर आपको लोग टोकने लगे कि आप 4 लगाते हैं, मुझे वही चीज दीजिए, तब समझिए कि वो चीज अच्छी। वैसे बालों में है, बालों में तो आप कैसे भी आपको, जैसे गुंजा है, आपने कहा कि वो चमक आई। बालों में जो आपने कल सीरम दिया था, एकदम से मतलब हम यहाँ पे लॉरेल है और इस बड़ी बड़ी कंपनीज के सीरम्स लगाते हैं क्योंकि लोगों को ब्लो ड्राई के बाद इसमें शाइन चाहिए होती है। तो वही सेम शाइन आपने वो जो सीरम दिया उन्हें हेयर वॉश के बाद जब लगाया, मतलब विद इन 5 मिनट्स देयर वाज अ वेरी नाइस शाइन, और वो कोई चिपचिपा नहीं था, मतलब वो ऑयल बेस्ड नहीं है, आई थिंक वाटर बेस्ड सीरम। हाँ जी सर, उसमें गुंजा का प्रयोग है। गुंजा बता रही है, हाँ, अगर आप मेरा प्रयोग करते हैं तो जैसा मैं चमक रही हूँ वैसे आप ही चमको। काले कलर की चमक होती है उसकी, काले और लाल। तो ये दिल्ली वगैरह में मिलता है सर? हर जगह में, हम वहाँ जो जंगलों में है, लेकिन उगाएंगे टाउन, वो थोड़ा जहरीली होती है। अच्छा, ओके। हम यही बताना कि आयुर्वेद क्या है। विश्व को अमृत बनाने की कला का नाम है आयुर्वेद। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं आयुर्वेद सीखना है। तो मैंने कहा आयुर्वेद सीखना है तो पहले द्रव्य गुण पढ़ना शुरू करिए कि कौन सी चीज जहरीली है, कितनी जहरीली है और शोधन कैसे करना पड़ेगा। फिर फार्मूलेशन पर आए। डायरेक्ट फार्मूलेशन पर आए और कोई दिक्कत आ गई तो
इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन या यूट्यूब देख के या रील्स देख करके मैं मना करता हूँ। हाँ, प्रयोग करें, लेकिन किसकी रील्स है? इंस्टाग्राम पर आया है तो उससे संपर्क कर लो कि मैंने ये देखा है, कैसा करना। आई थिंक मुझे जो लगता है पर्सनल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसकी किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले अपने आप की हम स्किन के यूज़ करें, जब वो संपर्क करना चाहिए, अपने आप नहीं करना है। वो जो सीरम था बालों में जो लगाए ना, हाँ जी, उसमें मैं 2005 से दावा कर रहा हूँ कि ऐप पर लगाइए हेयर फॉल रुक जाता है। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मैं उसका प्रयोग करता हूँ। ये जो सीरम आपने इससे शाइन आई, उससे हेयर फॉल भी रुकेगा सर? आपको मतलब मेरे पास इतना बढ़िया है, मैं कहता हूँ कि अगर उससे अच्छा कुछ है तो उसका प्रयोग मत करिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई सीरम आएगा मैं बनाना बंद कर दूंगा। विवेकानंद ने कहा कि कठिन रास्ते पर चलो, विरोधी कम मिले। तो मैं उनकी बात मान करके ये काम कर रहा हूँ। उससे बढ़िया हेयर फॉल का कोई भी चीज जब भी आएगा मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। रही बात शाइनिंग के लिए, तो आप गन्ने का सिरका प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने का सिरका? हाँ, 1 कप पानी लेकर के उसमें 10 ml गन्ने का शुद्ध सिरका जो किसान लोग बनाते हैं, गन्ने का रस काले रंग का होता है, एक घड़ा आता है, उसमें 10 लीटर गन्ने का रस डाला, हल्का सा 1 चम्मच थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1-2 कील वगैरह डाल देता है वो कि जिससे जल्दी फर्मेंटेशन हो जाए, और ऊपर कपड़ा मुंह ढक दिया, 3-4 महीने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद छान लीजिए, सिरका तैयार। तो वो सिरका लेके उसमें पानी मिला के उसको लास्ट जो रिंस देना है अपने बालों को, वो उससे एज अ कंडीशनर वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा आपने नाम लिया कंडीशनर का। हाँ जी। तो जो हेयर फॉल की शिकायत है 84 के बाद बढ़ी है। हाँ जी, 84 के पहले इंडिया में शैम्पू था ही नहीं। ये रीठा आंवला और इससे सीधा का इधर में उबाल कर तो उससे धो लेते थे, और सर बाल बहुत लंबे और ठीक होते थे। वही बता रहा हूँ, पूरे विश्व में सबसे सुंदर महिला है हमारे देश की। अगर मैं अपनी माँ की चर्चा करूं तो वो मिट्टी से ही धोती थी, नदी के किनारे से मिट्टी मंगवाती थी, और कुछ उन्होंने यूज नहीं किया, और उनके बाल मरते दम तक कमर के नीचे तक लंबे। तो नदी की मिट्टी से बाल होती थी? हाँ, उन्हें वही मिट्टी पसंद आती थी बाल धोने के लिए। किसी को खेत की काली मिट्टी पसंद आती बाल धोने के लिए, किसी को मुल्तानी मिट्टी पसंद, बहुत लोग नहाते थे उस टाइम। हाँ, किसी को बेसन और दही पसंद आता। कभी शैम्पू प्रयोग ही नहीं हुआ। आज के समय में मैं सबसे कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में एक बाथरूम बता सकते हैं जहाँ शैम्पू ना हो? आजकल तो गांव में सब जगह, हर जगह शैम्पू पहुंचे। ये सबसे कठिन प्रश्न अगर किसी से पूछना हो कि आदमी जवाब ही न दे पाए तो उससे कहिए एक घर बता दो जहाँ शैम्पू ना हो। ये सबसे कठिन, यानी हर जगह शैम्पू पहुंच गया। शैम्पू बालों के लिए नुकसानदेह नहीं है। शैम्पू एक लेयर बना लेता है हमारे स्किन पर। अच्छा, उससे हमारी स्किन को हवा नहीं मिल पाती। हवा न मिलने से स्किन अंदर से हवा लेने लगती है। अंदर जो हवा है वो पानी में घुरी हुई है, तो हवा के साथ में पानी भी पहुंचता है, नहीं मॉइस्चर पहुंच गया, और उससे हेयर फॉल होंगे। अब मॉइस्चर का कहेंगे, मॉइस्चर से क्या मतलब? आप सीधे सीधे एक पौधे को आप अपना बाल समझ लीजिए, उस पौधे को उखाड़िए, उखड़ेगा? नहीं उखड़ेगा, मेहनत लगेगी क्योंकि इसकी जड़ें अंदर वो है, मिट्टी ने उसको पकड़ रखा है। आप एक बकेट पानी डाल दीजिए और थोड़ी देर रोके आइए, अब पौधा पकड़ के उखाड़िए, सीधे निकल। क्यों? क्योंकि मिट्टी में नमी पहुंच गई। तो जो स्कल्प के एरिया में नमी पहुंच जाएगी तो बाल बहुत तेजी से गिर जाएगा। अब इसको रोकने के लिए लोगों ने कहा कि तेल मत लगाओ, तेल से मॉइस्चर बढ़ जाए और गंदगी आपके बालों को चिपक जाती। अरे तेल उसका खाना है भाई, हम तेल ना लगाएं, बालों का खाना ही तेल है। और तेल आप नेचुरल लगाओ, काले तिल का तेल लगाओ।
अब उसकी चिकनाई आपको गायब करनी है तो वो भी कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे आप 1 लीटर तेल ले लीजिए, काले तिल का, और गोल्ड प्रेस्ड हो तो अच्छा, उसको गर्म करिए, ये पूरी तरह से गर्म हो जाए, यानी पानी का अंश ना रहे। वो पहले से आप 10 ग्राम नींबू का रस निकाल कर रखिए। अच्छा। अब उस बर्तन को चूल्हे पर से नीचे रख लीजिए और ये नींबू का रस डाल दीजिए उसमें। थोड़ी देर तक आवाज होगी, खोले होलेगा, उसके बाद साइट हो जाएगा और उसके बाद आप छान दीजिए कपड़े से। इतना बढ़िया तेल होता है कि ऐसा लगाएंगे तो वो स्किन के अंदर घुस जाएगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, जिसको बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना उसको कहता हूँ आप कंघी लीजिए और उंगली की मदद से 4 ड्रॉप लगा लीजिए और उस कंघी से अपने बाल कर लीजिए। बाल के ऊपर एक लेयर बना लेता है ये तेल, तो बालों का प्रोटेक्शन हुआ कि नहीं। हम सनस्क्रीन लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ, लगाते हैं। क्यों? कि स्किन हमारी अच्छी बनी रहे और सन हो, रेस से हमारी स्किन को नुकसान ना हो। बालों के लिए क्या करते हैं? बाल तो हम खोल करके घूमते हैं और उसमें बहुत कड़ी धूप लगती है, हमको मजा आता है, हम बाल को डैमेज कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर 4 ड्रॉप, केवल 4 ड्रॉप, 4 बूंद की बात कर रहा हूँ, कंघी में लगा के एक बार कंघी फेर लीजिए तो बहुत हल्की लेयर, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें तेल लगाए, वो बालों के लिए सनस्क्रीन का काम करेगा। वेरी नाइस। मत लगाइए 50 ग्राम तेल की चिपचिपा दिखे, आप फैशन से आउट देते हो जाए, आप फैशन के साथ में रहिए लेकिन प्रोटेक्शन तो दीजिए। तो हमारा जो किचन है ना, उसका ज्ञान अगर हम अपने ग्राहकों को देते हैं या फिर हम वेलनेस सेंटर चलाते हैं ना, तो किचन की जो चीजें आप अपने आप प्रयोग कर सकती हैं वो आप प्रयोग करिए। मैं आपको अपना ईमेल और नंबर, हाँ जी बिल्कुल, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो प्रयोग करिए और जो उसमें से आप बना सकती हैं। हाँ जी। देखिए आज व्यक्ति को क्या जरूरत है कि हम ठीक भी रहें और साइड इफेक्ट भी ना हो, दोनों चीजें चाहिए। हाँ जी। तो ठीक करने के लिए दूसरी जो चीजें, जैसे आपने कहा रिंकल नहीं आएगा, लेकिन अगली बार रिंकल आएगा तो बढ़ के आएगा। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली वो होता है। तो मैं कहता हूँ जैसे हो वैसे रहो, वही ट्रीटमेंट लेते रहो, त्रिफला खाते रहो, तुमने क्या बुरा किया? कोई कहता है कि हमारे हेयर फॉल नहीं रुक रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जो ट्रीटमेंट करते हो वही करते रहो, रात में दूध पीते रहो। ये तो कोई मैंने गलत नहीं कहा। तो अगर आप अपने ट्रेडिशन को, अपनी रस्म को, अपने जो किचन में चीजें हैं उसके साथ में अगर आपको किसी का ट्रीटमेंट करती है, थेरेपी लेती है, हाँ जी, तो ये समझिए कि अभी तक जो आपके क्लाइंट को लाभ मिला वो जस्ट डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। चाहे बालों की समस्या हो, चाहे स्किन की समस्या हो, चाहे उसके पेट की समस्या हो, चाहे हड्डियों की समस्या हो, चाहे उसका मोटापा हो। एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, मोटापा बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हैं? हाँ। लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करके वजन घटाते हैं। हाँ जी। मैंने कहा कितने दिन तक भूखे रहोगे? जब खाना शुरू करोगे उससे डबल आपका वेट बढ़ जाए। हाँ जी। आयुर्वेद कहता है अपनी पाचन क्रिया ठीक कर लो, वजन भी घट जाएगा और दोबारा बढ़ेगा भी नहीं, और जो भी खाना चाहे वो खा सकते, जो भी खाना चाहिए। मैं एक वो करता हूँ, पाउडर बनाता हूँ। हाँ वो आप ही का बताया, फैट फ्री करके। हाँ जी सर। तो लोग कहते हैं एक्सरसाइज, मैंने कहा आपकी इच्छा, डाइटिंग आपकी इच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा आप जो जो जानते हो वो सब करते रहो, हमारे ये पाउडर खाते रहो, हो जाएगा। मैंने कहा खा के देखो बाद में। तो आयुर्वेद हर जगह वो है, और आयुर्वेद की शुरुआत मुझसे या किसी और वैद्य से नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आप आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानती हैं, सिर्फ हनुमान का रूप धारण करके आते थे। हनुमान का रूप कैसे? उनको पता था वो लंका जा सकते थे, लेकिन जामवंत को याद दिलवाना पड़ा।
जितना किचन के बारे में आप जानती हैं मैं नहीं जानता। मैं यहाँ से याद दिलवा रहा हूँ कि आपके किचन में मेथी है, आपके किचन में दूध है, आपके किचन में हल्दी है, आपके किचन में नमक है, आपके किचन में नींबू है, आपके किचन में आंवला है। मैं याद दिलवा रहा हूँ। ये तो औषधि छोड़ा आपने, 4 औषधि होनी चाहिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर खाने की चीज़ों से ही हम कैसे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो वो एक जो जर्नी है, मुझे लगता है कि ये हर इंसान को हमारे यहाँ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट मैंने तो न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मुझे अब जैसे जैसे मैं आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में आपकी जैसे एक्सपर्ट से मिलती हूँ, तो मुझे एक बहुत ही अंदर एक वो महसूस होता है कि हमारी जो हमें पढ़ाया गया न्यूट्रिशन, हमें डाइटिशियन बनाया गया, उसमें जो सटल साइंस है, जैसे आपने बताया कि मेथी जो है सीताफल में डलनी चाहिए और घी में जीरा डलना चाहिए, ये चीज़ें हम लोगों को डाइटिशियन के जो हमने कोर्सेज किए वो हमें किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू नहीं बताया गया। और मुझे लगता है कि जो भी हमें जो पढ़ाया गया वो एकदम से इतना मतलब एक इतना सुपरफिशियल लेवल है कि एक जो हमारे यहाँ पे खुद हमारी कंट्री में इतनी पुरानी जो हमारी विजडम है उसको हमने एब्सोल्युटली नेग्लेक्ट करके हमने वो पढ़ाई बच्चों को कराई, मतलब हमने उस टाइम पे पढ़ी और अब भी बच्चे यही पढ़ रहे हैं। तो मतलब हमने उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, जो कि मुझे लगता है कि अब हमारी गवर्नमेंट को भी या जो हमारी एजुकेशनिस्ट हैं उन लोगों को थोड़ा ये सब कुछ सी, और मुझे तो ये भी लगता है एज ए वेलनेस एक्सपर्ट कि जो हम बच्चों को पढ़ाई करते हैं, आई थिंक एक सब्जेक्ट जो है सेल्फ हेल्थ के लिए ये भी होना चाहिए। हमें बच्चों को पता होना चाहिए, हमें जब हम बड़े हों हमें मालूम होना चाहिए कि घर की किचन की चीज़ों से हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। क्योंकि मतलब क्लाइंट्स आते हैं हमारे यहाँ और जो अपनी सेल्फ केयर के लिए या डाइट के बारे में जो हमारी जिसको बोलते हैं अज्ञान है, वो मतलब उसको दूर करना सबसे पहला मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि स्टेप होना चाहिए। देखिए आपके साथ लोग जुड़े, हाँ जी, और आपने लोगों का भरोसा जीता है। आप मेरी मदद कर सकती है सर, यही मेरी मैं ये चाहता हूँ कि किचन को अलग न समझे, हाँ उनका, जैसे मैंने कहा विश्व को अमृत बनाने की कला आयुर्वेद है, वैसे ही मैं किचन को जानते हैं क्या बोलता हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर। हमारा किचन जो है मेरा मेडिकल स्टोर है। तो हम कहीं और से दवा लेने के बजाय जरा किचन की तरफ देखें। आप अगर एक दिन लिस्ट बनाएं किचन में जो जो है, उसमें आप जरा सा ये बताइए कि कौन सी चीज औषधि नहीं है। आप एक नाम ले लीजिए। आपको पता है लोग प्लास्टिक सर्जरी तक करवाते चेहरे पर, पिंपल के कारण से या चेचक के कारण से बड़े बड़े ओपन पोर्स हो जाते हैं। मैं क्या ट्रीटमेंट देता हूँ, जायफल का पाउडर, दालचीनी का पाउडर 10 ग्राम 10 ग्राम, शहद 10 ग्राम और नींबू का रस 10 ग्राम। सप्ताह में 2 दिन लगाते रहिए, 2-3 महीने में वो हो जायफल, शहद, जायफल, दालचीनी, शहद, नींबू, ये मिला के 10 ग्राम रख लीजिए उसका एक, और उसका एक छोटा सा हिस्सा उठा करके उसमें 2 बूंद पानी डाल के गीला करिए और फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज किए। धीरे धीरे वो पोर्स जो ओपन पोर्स है सिकुड़ते चले जाएंगे और 3-4 महीने में ऐसा लगेगा उसे कुछ हुआ ही नहीं। There is so much to learn from you. I think, मतलब if we will continue with our work, we have to go for hours and hours and hours. So मैं अभी भी स्टूडेंट यही आपका बड़प्पन है सर, और मतलब मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मैं आज आपसे मिली। मतलब और मैं चाहूँगी कि हम जो भी अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, हम ये जो लामा सूत्रा प्लेटफॉर्म जो हमने क्रिएट किया है वो इसीलिए क्रिएट किया है कि हम यहाँ से लोगों को एक जो होलिस्टिक लाइफस्टाइल है उसके बारे में एजुकेट करें। जो हमारे खुद के एक्सपर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, जिनको हम बहुत ज़्यादा जो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, तो जो आज की डेट में जो लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि 80% रीज़न जो है वो
आपके शरीर का आपको साथ ना देना है, जो कि आपकी इवेंचुअली पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और आपके जैसे एक्सपर्ट्स मतलब हमें मिलते रहें और हमेशा शानदार रहे। आप प्रयोग करें, और ये जिन क्लाइंट पर आप ये किचन की चीजें प्रयोग करते हैं उनका डेटा कलेक्शन करिए। हाँ जी, जो है अगली बार जब हम बैठे हैं हाँ जी, तो मैं भी सोच रही हूँ आपके साथ 10 पॉडकास्ट नहीं किए जाए, वो भी कम होंगे। तो इसी के साथ आज का हम ये क्लोज करते हैं, और बहुत आपका बहुत ही मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए और आपने इतनी विजडम और इतनी मतलब चीज़ें हमें बताई, हमारे किचन का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है उसको आपने हमें समझाया। तो मैं अपने जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड टेक आवर हेल्थ वेरी सीरियसली। द one pill which we have which we try to take just to neglect our responsibility from our own body, कि हम एक दवाई की एक पिल ले लेते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक कर देगी, वो एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हमारा एक एटीट्यूड है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी बॉडी को लेके। आई थिंक हमें अपनी किचन में क्या है, हम अपनी आयुर्वेदा जो हमारे नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर हम कंसल्टेशन लेते हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ऐसी क्या नेचुरल चीज़ें हैं या हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हमें कैसे सपोर्ट कर सकता है हेल्दी रहने के लिए, आई थिंक ये वक्त जो है इस टाइम पर उसको रियलाइज़ करने का है। तो हमें थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए अपने आप को सेल्फ एजुकेट करने के लिए कि हम कैसे अपनी हेल्थ का अपनी नेचर से और इन्वायरमेंट से हेल्प लेकर हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम दोबारा जल्दी से मिलेंगे ऐसे एक्सपर्ट्स को लेके आपके साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर।